मुंबई में आज महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस और सिविल सोसाइटी के कई सारे मेंबर्स ने पदयात्रा निकाली है। खुद स्वरा भास्कर जी हमारे साथ में है जो इस पदयात्रा में शामिल हुई है। हम देख सकते हैं काफ़ी जोश के साथ लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर इस पदयात्रा से जुड़ रहे हैं। स्वरा जी, आज के दिन का महत्व तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुंबई में खास करके महाराष्ट्र में ये पदयात्रा निकालकर क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? मुझे लगता है कि दो ऐसे संदेश हैं। वो ये कि गांधी अभी भी जिंदा हैं, गांधी जी, उनका संदेश, उनका संकल्प आज भी हमारे देश में जिंदा है। मैं मानती हूँ कि हमारे देश में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अलग करती हैं, जो हमें बांटती हैं, जो विभाजित करती हैं, लेकिन एक अगर ऐसी चीज़ है जो हमें एक साथ करती है, यूनाइट करती है, एक साथ लाती है, वो है गांधी जी। और इसलिए आज उनके जन्म दिवस पे अलग अलग आप देख सकते हैं राजनीतिक दलों से, अलग अलग जन आंदोलनों से, अलग अलग NGOs से और लोग आके शामिल हुए हैं इस मार्च में। एंड मुझे लगता है दूसरा मुद्दा जो बहुत बड़ा इस देश में आज है वो है महिलाओं के ऊपर जिस किस्म की हिंसा हो रही है। तो आज इस मार्च ने ये मुद्दा भी उठाया है कि अनफॉर्चुनेटली इस देश में एक अच्छी चीज़ है जो सबको यूनाइट करती है, वो है गांधी जी, और हमारे समाज में एक बहुत बुरी चीज़ है जो सबको यूनाइट करती है, और वो है महिलाओं पे अत्याचार। आप देखेंगे कि हर तरीके की विचारधारा, हर तरीके का राजनीतिक दल, हर तरीके के लोग, हर तरीके के समुदाय महिलाओं पे अत्याचार करता हुआ पाया जाता है या उसके लोग पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे समाज की बहुत शर्मनाक सच्चाई है, और जब तक एक बतौर लोग जो सत्ता पक्ष है उससे जवाब नहीं मांगेंगे कि क्यों ऐसा हमारे समाज में हो रहा है, क्यों महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है, उसका कुछ होता नहीं है, तब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं। तो अगर हमें कोई भी बदलाव चाहिए तो बेस्ट तरीका ये है कि जो नागरिक है, जो आम नागरिक है, वो सड़कों पर उतरकर एक अहिंसा की भावना से अपनी, लेकिन एक लोकतांत्रिक भावना से अपनी मांगों को रखें। एक तरफ सामाजिक एकता के लिए आप जैसे लोग आगे आते हुए ये सारा संदेश देने की कोशिश करें, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें, महाराष्ट्र एक ऐसा उदाहरण है जहां पर देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ताक पर रखे जा रहे हैं। आप ही कई बार इस बारे में बताते आ रही है, और हाल ही में आपका जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जुडिशरी पर भी आपने सवाल उठाए हुए थे, तो आपको लगता है कि लोगों में ये संदेश पहुंच रहा है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर देखें तो वोट तो पोलराइज होते दिख रहे हैं, और आप तो देख रहे हैं कि कौन यहाँ पर जीत कर आ रहा है, किस तरह से जीत कर आ रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि फिलहाल जिस तरीके से हमारे पूरे देश में जो चुनी हुई सरकारें हैं, जो गठबंधन की सरकारें हैं, जो चुन के आई हैं, उनको गिराया जा रहा है, वो तो मतलब साफ है सबके लिए कि वो कितनी नाजायज़ तरीके से पॉलिटिक्स खेली जा रही है सत्ता पक्ष द्वारा हमारे देश में। और मैं दोबारा कहूँगी कि मुझे लगता है कि न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था को इस पर सवाल उठाना चाहिए और इसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से सरकार बनने हैं तो फिर हम इलेक्शन ही क्यों करवा रहे हैं? आप एक सेल लगवा दो ना, शॉपिंग कर लेते हैं सरकारों की। क्योंकि अगर खरीद फरोख्त करके ही सरकार बनानी है तो फिर इलेक्शन पे क्यों टाइम वेस्ट, पैसा खर्चा कर रहे हो? आप शॉपिंग करो ना, सेल। इंडियंस को अच्छा लगता है शॉपिंग करना। तो ये सवाल जो है ये न्यायपालिका के लिए भी है और ये सत्ता पक्ष के लिए भी है, और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर होंगे, और जनता जो है जिसको चुन के लाएगी वही सरकार बनाएंगे। अब आपको बता दें, कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पार्टी के एक सम्मेलन के लिए आए हुए थे। उन्होंने विपक्ष तो छोड़िए, उन्होंने कहा कि इस बार महायुति की सरकार भले ही आएगी, लेकिन 2029 में भाजपा अपने अकेले के दम पर सरकार लाएगी। यानी अपने सहयोगी दल भी साथ रहेंगे कि नहीं, इस पर अब सवाल उठ रहा है। देखिए, जिस नेता लोग जो होते हैं और जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो खैर ये मेरे पति भी हैं, तो तुम थोड़ा वार्निंग ले लो इससे कि इलेक्शन आते आते वो क्या क्या बोलने लगते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। मेरे को लगता है जैसे जैसे इलेक्शन पास आती है, खास करके जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनका तो दिमाग ही फिरना शुरू हो जाता है, वो कुछ भी बोलते हैं। तो इसलिए मैं इन चीजों को ज्यादा वो नहीं देना चाहूंगी। देखिए, आप हर इलेक्शन में अगर आप जनता को तवज्जो दे रहे हैं और आप लोकतंत्र को तवज्जो दे रहे हैं तो आपके अंदर ऐसी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। अभी हारे हो लोकसभा का इलेक्शन, है ना, मतलब 400 पार करने गए थे, अभी 240 भी हो गए, अभी बैसाखी की सरकार चला रहे हो, तो थोड़ा ऐसे याद रखना चाहिए अभी कुछ महीने पहले क्या हुआ है। बात करूंगा फवाद की, तो क्या इस चुनावी फवाद की तो इस चुनावी राजनीति में
आप उतरने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में मानखुर्द शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक अणुशक्ति नगर में आप गए थे। क्या कुछ मन बना लिया है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊं, मैं अणुशक्ति नगर का रहवासी हूं। टाटा इंस्टीट्यूट जिससे मुझे पहचान दी पूरे देश भर में, वो अणुशक्ति नगर में आता है। मैं और सौरा भी अणुशक्ति नगर में रहते हैं। मैंने इस बात की कसम खाई है कि मैं अणुशक्ति नगर में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा, अगर मुझे महाविकास आघाड़ी ने टिकट दिया तो। और मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं। बहुत सारी समस्याएं हैं, आप प्रदेश में देख लो। मुझे आज भी याद है, पूरे देश भर की महिला दोस्त मुझे ये बोलती थी कि मुंबई में सेफ महसूस होता है, और आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि बदलापुर जैसी घटनाएं हो जा रही हैं। तो ये होम मिनिस्टर, चाहे वो महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर हो, चाहे वो देश के होम मिनिस्टर हो, इनको महिला सुरक्षा में बात करना चाहिए, राजनीतिक बयान देने से बचना चाहिए। राजनीतिक बयान देने से इनको बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास ये पद यात्रा जो है ये पहुँच चुकी है। शुरुआत हुई थी हुतात्मा चौक से, और यहाँ पर अभिवादन करने के बाद आगे जाकर महात्मा गांधी का पुतला जो मंत्रालय के बगल में है, वहाँ पर ये पदयात्रा समाप्त होगी। और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश लगातार की जा रही है कि बांटने की जो राजनीति, तोड़ने फोड़ने की जो राजनीति सरकारों से की जा रही है, उसके खिलाफ इस तरह पदयात्रा करके अहिंसा के मार्ग पर चल के आवाज उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ में ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।